association with कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। यूपी चुनाव पर हमारी खास पेशकश जमघट तैयार है। यूपी के समाज और सियासत से ताल्लुक रखने वाली तमाम बड़ी हस्तियों से हम मिल रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं ललन टॉप इंटरव्यूज। इसकी दूसरी किस्त आपके सामने होगी 14 जनवरी की शाम 5 बजे दी ललन टॉप के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हमारी वेबसाइट पर। इसमें आप देखेंगे कि ऐसी पार्टी के नेता से बातचीत जो धूमकेतु की रफ्तार से शिखर पर पहुंची, लेकिन अपने सूबे से निकलकर बगल के यूपी में वो अब तक अपनी जगह तलाशने की कोशिश ही करती जा रही है। अब तक गेस नहीं कर पाए हैं तो देख लीजिए ट्रेलर। आप अखिलेश यादव से मिले थे, मुलाकात में क्या बात हुई? ज्यादा सीटें मांग ली क्या आपने? सीटों का सवाल नहीं। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे आप अगर घोटाला और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैंने तो इनके लिए नारा बनाया कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। हजरतगंज थाने में एक मुकदमा है संजय सिंह के खिलाफ। 21 मुकदमा किया है योगी जी ने मेरे ऊपर। आम आदमी पार्टी, उसके पास क्या कारू का खजाना है? जैसे वो कॉमिक्स में होता था, ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। वो कैसे उत्तर प्रदेश में हो सकता है, वो 2 मिनट में मैं आपको बता सकता हूँ। उत्तराखंड में सीएम का चेहरा को डिक्लेयर कर दिया। यूपी में भी बोल देते संजय सिंह होंगे सीएम सत्ता में आए तो। अरविंद केजरीवाल पंजाब में सक्रिय हैं, गोवा में, उत्तराखंड में भी सक्रिय हैं। यूपी से क्यों परहेज है? एकदम परहेज नहीं है। आपका ट्वीट आता है, आदित्यनाथ जी यूपी में 24 घंटे में कोरोना के मामले मिले हैं, रैली में व्यस्त हैं। उसके एक दिन पहले आपकी पार्टी के नेता राघव चड्ढा मानसा की रैली की भयानक भीड़ की तस्वीरें डालते हैं। तो लोग ये पूछते हैं कि ये कौन सा ओमिक्रॉन है जो संजय सिंह को यूपी में दिख रहा है लेकिन राघव चड्ढा को पंजाब में नहीं दिख रहा है? क्या संजय सिंह को लगता है कि 2014 में अरविंद केजरीवाल का नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना एक स्ट्रेटेजिक भूल थी? अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता में पंजाब सबसे ऊपर है। इस बार पंजाब की जनता सत्ता देने के लिए तैयार है। तो आपको तो पता ही होगा, अब आप बताना चाहें दर्शकों को, आपकी इच्छा है। ये नवजोत सिद्धू को आप लोग लाना चाह रहे थे क्या आम आदमी पार्टी में? गोवा में घोषित कर दिया आपने सीएम फेस। गोवा में तब कहते हैं संजय सिंह सयाने हैं, जल्दी पल्दी पासा नहीं फेंकते हैं। आज भी जब मैं उस घटना का जिक्र करता हूं तो पानी दे दीजिए। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। आज दी ललन टॉप शो समर्पित है यूपी में मची भगदड़ को। क्या नेता, क्या विधायक और क्या मंत्री सब इधर से उधर हो रहे हैं। समाचार चैनल जब तक एक नेता की प्रोफाइल तैयार करते हैं तब तक दूसरा नेता पार्टी बदल ले रहा है। आज हम कोशिश करेंगे इस आवती जावती में एक पैटर्न खोजने की। आखिर क्यों ज्यादातर इस्तीफों में एक ही तरह की बात है और क्या चुनाव के इतने करीब हो रहे इस्तीफों से भाजपा या सपा के प्रदर्शन पर कोई भी असर पड़ेगा, जानेंगे दिन की बड़ी खबर में। लेकिन पहले गौर कीजिए कुछ सुर्खियों पर। पहले सुर्खी में बात कोरोना की। हर दिन नए मामलों में कई गुना का इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 2,47,000 नए मामले आए। तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले ये हैं। अब तक के संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि बुधवार को 1,94,000 नए मामले आए थे और आज 2,47,000 यानी 53,000 का इजाफा हो रहा है। फीसद में गिनना चाहते हैं तो 27% होता है। अब देश में कुल एक्टिव केस 3 लाख के ऊपर चले गए हैं। रोजाना वाले केसेस में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 13.11% हो गई है, यानी जितने लोग जांच करवा रहे हैं उनमें से 13.11% की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। चिंता की बात यह भी है कि कोरोना की वजह से मौतों के आंकड़ों में भी तेजी दिखती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर केरल को छोड़ दिया जाए तो शेष भारत में मौत के आंकड़े पिछले 3 दिनों में डबल हो गए हैं। केरल को इसीलिए अलग किया क्योंकि वहां पुरानी मौतें जो रिपोर्ट नहीं हुई उनको अब डेटा में एडजस्ट किया जा रहा है। बैकलॉग डेटा है ये। बुधवार को देश में 170 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 40 मौतें तो अकेले दिल्ली में ही हुई। तो कुल मिलाकर ये सब खतरे का दायरा बढ़ने के संकेत हैं। कोरोना संक्रमण पर पीएम मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। पीएम ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लोकल कंटेनमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने और क्या क्या कहा, आप खुद सुनिए। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट
सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। दूसरी सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से है। मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामला यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मांग की गई है कि वैवाहिक बलात्कार यानी पत्नी के मना करने पर जबरन संबंध बनाने को रेप की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। आज केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है और इस जवाब को देखकर लग रहा है कि मैरिटल रेप को लेकर केंद्र सरकार अपनी सोच बदलने को तैयार हो रही है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैरिटल रेप को क्रिमिनल एक्ट घोषित करने का मामला पहले भी कोर्ट के सामने आ चुका है। तब अगस्त 2017 में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि अगर मैरिटल रेप का क्रिमिनलाइजेशन कर देंगे तो शादी नाम की संस्था ही तहस नहस हो सकती है और एक कानून पतियों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगेगा। केंद्र ने तब यह भी कहा था कि मैरिटल रेप के सही सबूत जुटाना भी मुश्किल होगा। एक और दलील केंद्र ने यह भी दी थी कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं बना सकते क्योंकि निरक्षरता, समाज की सोच, संस्कृतियों में विभिन्नता जैसी भारत में स्पेसिफिक दिक्कतें हैं कई सारी, जो इस मुद्दे पर सरकार को एक राय बनाने से रोकती हैं। तो मोदी सरकार की ये दलीलें थी 2017 में। तो मोदी सरकार ने ये दलीलें दी थी साल 2017 में। अब सरकार ने कोर्ट में क्या कहा है उस पर आते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में रचनात्मक रवैया अपना रही है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, देश के मुख्य न्यायाधीश और बाकी स्टेक होल्डर्स से इस मामले पर सलाह ली जा रही है। मतलब यह है कि अब मोदी सरकार सीधे सीधे वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने के न खिलाफ दिखना चाहती है न उसके पक्ष में। अभी चल रहा है वेट एंड वॉच और सबके सुझाव लेना चाहती है सरकार, उसके बाद अपना जवाब दाखिल करना चाहती है। तीसरी सुर्खी चुनावी राज्य पंजाब से है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि वो चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे। आज आम आदमी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब के 3 करोड़ लोग अब तय करें कि वो किसे उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। एक नंबर भी जारी किया गया है जिस पर कॉल या SMS करके लोग अपनी बात बता सकते हैं। मतलब जैसे दिल्ली में जनमत संग्रह टाइप की एक्टिविटीज आम आदमी पार्टी पूर्व में कर चुकी है, वैसा ही कुछ पंजाब में दिखना शुरू हो गया है। वैसे इस खबर के बाद एक चीज़ ये भी पूछी जा रही है आम आदमी पार्टी से कि क्या वो भगवंत मान के नाम को लेकर के बहुत कंफर्टेबल नहीं है, वो क्यों इस तरह की रायशुमारी करना चाहती है। चौथी सुर्खी एक ट्रेन हादसे से जुड़ी है। राजस्थान के बीकानेर से असम के गुवाहाटी जा रही गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस एक हादसे के शिकार हो गई, पटरी से उतर गई। आज शाम 5:15 बजे बंगाल के जलपाईगुड़ी में मैनागुड़ी के पास यह हादसा हुआ। ट्रेन के कम से कम 12 डब्बे पटरी से उतरे हैं। हादसे में अब तक 5 यात्रियों के मरने की पुष्टि हो गई है। 20 से ज़्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। NDRF की टीम्स मौके पर हैं। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है सरकार की तरफ से। गंभीर चोट वालों के लिए 1 लाख और सामान्य चोट वालों के लिए 25,000। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। राजस्थान के लिए इमरजेंसी नंबर है 01512725 अलीपुरद्वार जंक्शन के लिए नंबर है 035642555190। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्वी रेल ने भी अपनी तरफ से एक आपातकालीन नंबर जारी किया है 8134054999। अगर आपका कोई अपना इस ट्रेन में सवार था और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप इन नंबर्स पर रेलवे से संपर्क कर सकते हैं। 5वीं सुर्खी हरिद्वार से खबर आ रही है कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषणबाजी के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंह महानंद गिरी को हिरासत में लिया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि इन्हें हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है। शिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख रहे वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। SPCT की तरफ से बातें कन्फर्म की गई। ये गिरफ्तारियां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के एक दिन बाद हो रही हैं।
कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजा था और इसीलिए अब पुलिस गतिविधि कर रही है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब कायदे से चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। 29 नामों की घोषणा हुई है, जिनमें से 19 सीटें आरएलडी यानी जयंत चौधरी के खाते में गई। मगर हलचल मची हुई है सीटों के अनाउंसमेंट से नहीं, इस्तीफों से। जो पार्टी छोड़ने का कारण मैंने राज्यपाल जी के भेजे हुए इस्तीफा में स्पष्ट किया है। प्रतिदिन एक मंत्री 20 तारीख तक रिजाइन करेगा और उसके साथ 3-4 विधायक प्रतिदिन रिजाइन करेंगे। इसलिए मैंने आज राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दिया। जोर की आवाज उठाई, मेरी आवाज को दाबा गया, मेरी बात सुनने नहीं दी गई। जैसे ही माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दिया है भारत, तो उस समय के बाद से लगातार माननीय विधायकगणों के इस्तीफे हो रहे हैं। इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, एक शब्द यूपी की राजनीति के आभामंडल से ऐसा उछला है कि अब वो हर किसी के कानों में गूंजने लगा है। चुनाव के मौसम में दल बदल का खेल पूरे रफ्तार से चल रहा है और हमारे दिमाग में फिराक साहब का वो शेर आ रहा है कि हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की। जी, यूपी चुनाव से ठीक पहले कई नेताओं की निष्ठाएं बदल गईं, प्रतिष्ठाएं बदल गईं और राजनीति के प्रतीक भी पूरी तरह से बदल गए हैं। जिसका गया वो बेवफाई का इल्जाम लगा रहा है, जिसके यहाँ आया वो सामाजिक न्याय और सबके साथ के गीत गा रहा है। आने जाने का खेल हर तरफ से जारी है, मगर सबसे ज्यादा झटके सत्ताधारी दल बीजेपी को लगे हैं। सबसे ज्यादा विधायक भी उन्हीं के पास हैं। 3 दिन में बैक टू बैक योगी सरकार के 3 बड़े मंत्रियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, उनके पीछे वन मंत्री दारा सिंह चौहान गए और अब खबर आई है आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी को लेकर के वो भी सपा की ओर बढ़ गए हैं। सपा से भी कुछ नेता बीजेपी में आए हैं। हुआ यूं कि 2017 की तस्वीर कुछ ऐसी थी, अब हम बता रहे हैं आपको। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ थे, तो वहीं मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव और आगरा की एतमादपुर सीट से सपा प्रत्याशी रहे धर्मपाल सिंह अखिलेश की तरफ। लेकिन वक्त बदला, जज्बात बदले और हालात भी बदल गए। नेता इधर से उधर हो गए। अब खबर है कि कल यानी 14 जनवरी को सिरसागंज सीट से 3 बार के विधायक रहे हरिओम यादव भाजपा में शामिल हो सकते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी इसी रोज यानी 14 जनवरी को ही सपा में शामिल हो जाएंगे। 14 जनवरी का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब ये कि अभी हिंदू मान्यताओं में बुरा माने जाने वाला खरमास चल रहा है, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में। 14 जनवरी को संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और माना जाता है कि तभी शुभ काम किए जाते हैं। तो नेताजी लोगों ने अपने अपने मुहूर्त और पार्टियां तय कर ली हैं। खरमास खत्म होने का इंतजार चल रहा था, लेकिन इस पूरी खबर के सार को बीजेपी के बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि उसके हाथ से 3 बड़े ओबीसी नेता छिटक गए हैं और अखिलेश यादव को नॉन ओबीसी यादव चेहरे के तौर पर मिल गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य की कद्दावर छवि रही है, बसपा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी का गेम गड़बड़ कर देने की बात भी अभी से करने लगे हैं। बेटे या बेटी को टिकट मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं भाई। हमारे सामने पूरा प्रदेश है, दलित है, पिछड़ा है, किसान है, बेरोजगार नौजवान है, छोटे लघु मध्यम व्यापारी हैं, इसलिए उनके हितों की मुझे चिंता है। एक बेटा नहीं 1000 बेटे हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए हम उन सब की लड़ाई लड़ते हैं। हम केवल एक बेटी और बेटे के चक्कर में राजनीति नहीं करते। ऐसा क्या हुआ कि किसकी वजह से आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? ऐसा क्या हुआ? जो पार्टी छोड़ने का कारण मैंने राज्यपाल जी के भेजे हुए इस्तीफा में स्पष्ट किया है, वही कारण मैंने इस्तीफा दे दिया। 5 सालों तक आपको कहां पर ऐसा लगा कि सम्मान नहीं हो पा रहा है? हर चीज पत्र में उल्लिखित है। आपके साथ और भी लोग जा रहे हैं जो साझा 2 इंतजार करिए, जिसको जाना है उसका भी आपके सामने सूचना चली जाएगी। इतना ही नहीं, 5 साल योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर अचानक से इतने बदल गए हैं कि ट्वीट करके लिख दिया, नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। स्वामी जी के शब्द हैं। स्वामी खुद को नेवला, बीजेपी और आरएसएस को सांप बता रहे हैं। यहाँ पे स्वामी प्रसाद का पाला बदलना वोटों के तौर पर कितना बीजेपी का नुकसान करेगा, ये तो 10 मार्च के नतीजे ही बता सकते हैं। मगर एक बात अभी से साफ है कि बीजेपी को विधायकों के तौर पर पंजाब में जितना फायदा सीएम रहने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं करवा पाए थे, उससे ज्यादा नुकसान बतौर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कर चुके हैं। सीधी चोट ओबीसी वोटों पर कर रहे हैं वो, क्योंकि बीजेपी छोड़ने वाले बाकी दोनों मंत्री भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ही जुबानी बोल रहे हैं। पार्टी इसलिए छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार चली है,
दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई, यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। तो सबने तय किया था कि ये दमनकारी सरकार को हम जब समय आएगा तो हम जब इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज वो एक साथ कितने लोग जा रहे हैं, कितने विधायक आपके साथ आ रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतिदिन एक मंत्री 20 तारीख तक रिजाइन करेगा और उसके साथ 3-4 विधायक प्रतिदिन रिजाइन करेंगे। जिस सरकार को बनाने के लिए इस प्रदेश के पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोगों, इस प्रदेश के नौजवानों ने एक तरफा निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कि शायद आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा, लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़पते रहे, उधर ध्यान नहीं दिया गया। और मैं बार बार इस बात को लेकर अपने प्रदेश से लेकर देश के सभी नेताओं से अपनी गुहार लगाता रहा कि शायद उनको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह की स्थिति है। जब उस सारी बात को अनसुनी कर देने के बाद मैंने आहत होकर के नैतिक रूप से मैंने कहा मुझे सरकार में बने रहने का कोई हक अधिकार नहीं। तो पार्टी छोड़ते ही भाजपा पर जमकर वार किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि इस्तीफा देने वाले मंत्रियों के इस्तीफे अगर आप देखेंगे तो कमोबेश सब में कंटेंट एक जैसा ही है। मसलन दलितों, पिछड़ों और किसानों की अनदेखी का आरोप। और लेटर पैड पढ़ेंगे अगर आप तो आपको यही मालूम चलेगा कि बोल ये रहे हैं लेकिन शब्द और किसी के हैं। हो जो भी, लेकिन लगातार हो रहे इस्तीफों ने यूपी की सियासत को थोड़ा हिलाकर तो रख ही दिया है। समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं ये लोग तो माहौल भी उसी का बनाया जा रहा है। और वजह यह है कि अब तक बीजेपी से जाने वाले विधायकों की फहरिस्त थोड़ी लंबी होती चली है। पहला नंबर स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो कुशीनगर की पडरौना सीट से विधायक थे। मौर्य समाज की नुमाइंदगी करते हैं और अंदर खाने बातें चल रही है कि बीजेपी से बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली तो नाराज हो गए। विधायक थे, हमने कहा विधायक वैसे ही अभी हैं। दूसरा नंबर दारा सिंह चौहान का है। 5 साल योगी सरकार में वन मंत्री रहे हैं। मऊ की मधुबन सीट से आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं और कहा जा रहा है कि क्षेत्र मुख्तार अंसारी के बढ़ते प्रभाव की वजह से दल बदल लिया इन्होंने अपने इलाके में। तीसरे धर्म सिंह सैनी, आयुष मंत्री रहे हैं योगी कैबिनेट में और अचानक से सरकार का स्वास्थ्य खराब करने के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। पिछली बार सहारनपुर की नकुर सीट से जीत के आए थे। करीबी मुकाबले में कांग्रेस के इमरान मसूद को हराया था। अब ये दोनों नेता एक ही टीम से बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। चौथे हैं बांदा जिले की तिनवारी सीट से ब्रजेश प्रजापति। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता बताते हुए इस्तीफा इन्होंने दिया है। 5वें हैं रोशनलाल वर्मा, शाहजहांपुर की तिलहर सीट से विधायक, जायंट किलर माने जाते हैं, मगर जितिन प्रसाद के भाजपा में आने के बाद टिकट कटना तय था तो पार्टी बदल ली। 6ठे हैं विनय शाक्य, औरैया जिले की बिधुना सीट से चुनकर आए थे। 7वें मुकेश वर्मा हैं, फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से विधायक थे। 8वें हैं जय चौबे, पहले ही समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, पिछले महीने इन्होंने भाजपा छोड़ी थी। 9वें नंबर पे हैं राकेश राठौर, सीतापुर सीट से विधायक थे, अब सपा में हैं। 10वें नंबर पे हैं बहराइच की नानपारा सीट से विधायक माधुरी वर्मा, ये भी सपा में शामिल हो चुकी हैं। इनके बाद नंबर आता है बदायूं की बिलसी सीट से विधायक राधा कृष्ण शर्मा का, ये भी सपा में जा चुके हैं। 12वें नंबर पे हैं भगवती प्रसाद सागर, कानपुर की बिल्हौर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं, अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन संभावना है कि सपा में जाएंगे। 13वें नंबर पर चेहरा दमदार है, नाम अवतार सिंह भड़ाना, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से विधायक हैं, प्रभाव वाले गुर्जर चेहरा माने जाते हैं, आरएलडी में आ चुके हैं और नोएडा की जेवर सीट से इन्हें टिकट भी मिल गया। 14वें नंबर पे हैं बाला अवस्थी, लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा सीट से विधायक हैं। लखीमपुर खीरी कांड के बाद से बीजेपी से जीतना मुश्किल लगा तो आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। मतलब अब तक भाजपा के भीतर बड़ी सेंधमारी हो चुकी है। कुल मिलाकर अब तक 14 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, मगर भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि कई नेताओं के टिकट कटने ही वाले थे, सो वो लोग जा रहे हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें अब टिकट नहीं मिलेगा, मगर खींच भी साफ साफ आपको दिख जाएगी। जितने लालची थे वही भारतीय जनता पार्टी में आए थे। दुर्भाग्य ये है उन्हीं को मौका मिला, यहाँ वही यहाँ पले और पुसे। जब माल हो गया तो दूसरे दल में जाने के लिए संकोच नहीं कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। उनको अभी भी समय है कि कोई मनाने न जाए, इसका कोई मतलब नहीं है मनाने से। जो गए हैं, पार्टी अब गंदगी से मुक्त हो रही है, ये साफ हो रही है। लालची, मलाई जैसे शब्द भले इस्तेमाल किए जाएं, मगर एक सच ये भी है कि जाने वाले ज़्यादातर
ओबीसी बिरादरी के हैं। पिछली बार नॉन यादव ओबीसी का एक तरफा वोट भाजपा को मिला था, तो क्या इस बार वो वोट बंट जाएगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? जवाब जनता जनार्दन से ही आप सुनिए। वो सही कर रहे हैं, जो उन्होंने किया अच्छा किया। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री पहले जो चुनाव हुआ था उसमें पहले घोषित कर दिए गए थे, ठीक, तो उनने मतलब उसी समय खड़े उस पर धोखा दिया था मोदी सर ने, तो उन्होंने भी खड़े पे ही धोखा दिया, तो अच्छा किया। तो अब वो जिस दल में जाएंगे उनके साथ वोटर जाएगा या फिर वो पहले से उनको लोगों ने नेता माना है? उनकी मट्टी छट जाए और जाए चाकू वोट। हमारे बिरादरी से भी हैं, दबंग हमारे नेता भी हैं और हम उनका साथ देंगे। अब वो सभा में आ रहे हैं तो उनका मैं साथ दूंगा। अब क्या वोटर भी उनके साथ जाएगा? जाएगा ही नहीं, जाएगा। कितनी सीटों पे फर्क पड़ेगा? वोटर किसको वोट करेगा? मोरा साहब। मोरे साहब। पिछड़ा वर्ग और ओबीसी समाज को नजरअंदाज किया बीजेपी ने और नजरअंदाज करती आ रही है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या काफ़ी नेता निकल रहे हैं और हमारे नेताओं को कोई पूछ नहीं रहा है यहाँ, उस वजह से बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। जनता की माने तो टक्कर तो हो गई है, वोटों की बम्पर काटमार होने वाली है, हर पार्टी पर जोर लग रहा है। एक खबर वैसे कांग्रेस के खेमे से भी है। कांग्रेस ने आज यूपी में टिकटों का ऐलान कर दिया। खुद प्रियंका गांधी ने एक एक नाम पढ़े और कांग्रेस के टिकट में लड़की हूं लड़ सकती हूं की झलक भी दिखा दी। यूपी में 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। 125 में से 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को उम्मीदवार बनाया गया है। नोएडा से पंखुड़ी पाठक को मैदान में उतारा गया है। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को टिकट दिया गया है और सीए एनआरसी प्रोटेस्ट से चर्चा में आई सदफ जफर को लखनऊ सेंट्रल से मौका मिला है, टिकट मिला है। और इस पर प्रियंका गांधी क्या कहती हैं खुद, वो हम आपको सुना रहे हैं। जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माताजी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। प्रियंका गांधी की तरफ से राजनीति को सेवा बताया गया और उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट देना चर्चा का विषय बना। कांग्रेस की सहानुभूति उनके साथ दिखी, परिवार के साथ। बात रेप और पीड़िता की हुई है तो अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी है। जगह है वो सूबा जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है। अब हम रुख करेंगे राजस्थान का। राजस्थान के अलवर से एक बेहद परेशान करने वाली खबर आई है। सूबे के अलवर में एक 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। ये लड़की बोल और सुन नहीं सकती। इसके माता पिता मजदूर हैं। 11 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास वो खेत के कच्चे रास्ते से होकर निकली थी, जिसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। रात 9 बजे के करीब खबर मिली कि अलवर के तिजारा फाटक ओवरब्रिज के पास एक बच्ची कमर से नीचे जख्मी है और धीमे धीमे सरक रही है। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और लड़की को अस्पताल ले जाया गया। देर रात परिजन भी अपनी बेटी को खोजते हुए अस्पताल पहुंचे। यहाँ मालूम चला कि लड़की के साथ रेप हुआ है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को किसी नुकीली चीज़ से जख्मी किया गया है। लड़की को इलाज के लिए अलवर से जयपुर लाया गया है। यहाँ उसकी हालत गंभीर बनी रही। जयपुर में 60 डॉक्टर्स की एक टीम ने 3 घंटे लंबा एक ऑपरेशन किया, उसके बाद जाकर उसकी हालत स्थिर हुई। लड़की के चाचा ने पुलिस में शिकायत दर्ज तो करा दी, लेकिन कहीं से भी बलात्कारियों को पकड़ लाने का दावा करने वाली अशोक गहलोत की पुलिस अब भी आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस का कहना है कि वो आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट रूप से मालूम नहीं चला है कि लड़की को किस गाड़ी से फेंका गया था। यह हालत तब है जब पिछले साल आई एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान में रेप के मामले देश में सबसे ज्यादा थे। राजस्थान में 5310 एफआईआर दर्ज हुए, जिनमें 5337 पीड़िताओं के मामले थे। राजस्थान के मंत्रियों के पास इस बात का यही जवाब है कि वहां की पुलिस सारे मामलों में एफआईआर दर्ज कर लेती है, इसीलिए आंकड़े ज्यादा है। लेकिन गहलोत सरकार ऐसी नज़ीर आखिर क्यों पेश नहीं कर पा रही है कि आरोपी दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। इस बात को राजस्थान में विपक्ष में बैठी भाजपा ने भी उठाया है जोर शोर से। पार्टी ने अलवर वाली घटना पर एक जांच समिति का भी गठन किया है। तो ये था आज का दिल ऑन टॉप शो। चलते चलते आपको याद दिला दें, यूपी चुनाव पर हमारी खास पेशकश जमघट अब लाइव है। हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हमारी वेबसाइट पर
पहला इंटरव्यू है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। टीजर हम यहां दिखा रहे हैं, फुल इंटरव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते रहिए दिल अगन टॉप। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी खूब पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया, लेकिन कोविड की दूसरी वेव में ये मैनेजमेंट धाराशाही दिखा। हमारी टीमें तब भी रिपोर्टिंग के लिए निकली थी और हमने बेबस चीखों को सुना। हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। प्रशासन ने जल्दबाजी में परिवार को विश्वास में लिए बिना उसका शवदाह किया।